नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। जिले की किशनगढ़ तहसील के ग्राम बांदर सिंदरी के किसानों ने वर्ष 2025 में मूंग की फसल खराब होने के बावजूद अब तक अधिकांश किसानों को अनुदान राशि नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। इस संबंध में भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश प्रांत चित्तौड़ के बैनर तले किसानों ने जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी किशनगढ़ को ज्ञापन सौंपकर जल्द राहत राशि जारी करने की मांग की। अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील के ग्राम बांदर सिंदरी के किसानों ने वर्ष 2025 में मूंग की फसल खराब होने के बावजूद अब तक अधिकांश किसानों को अनुदान राशि नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। इस संबंध में भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश प्रांत चित्तौड़ के बैनर तले किसानों ने जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी किशनगढ़ को ज्ञापन सौंपकर जल्द राशि जारी कराने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2025 में ग्राम बांदर सिंदरी में मूंग की फसल 100% तक खराब हो गई थी। फसल खराबे के बाद राज्य सरकार द्वारा किसानों को आदान अनुदान राशि देने की घोषणा की गई थी। इसके तहत कुछ किसानों के खातों में अप्रैल 2025 के दौरान अनुदान राशि हस्तांतरित भी कर दी गई, लेकिन गांव के करीब 80% किसान अब भी राहत राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि फसल पूरी तरह नष्ट होने के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में सरकार द्वारा घोषित सहायता राशि की किसानों के लिए राहत का सहारा बनी है। बावजूद इसके अधिकांश किसानों के खातों में अब तक राशि नहीं पहुंचने से उनमें निराशा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई कि शेष किसानों के खातों में जल्द से जल्द अनुदान राशि डाली जाए ताकि परेशान किसानों को राहत मिल सके और उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर न होना पड़े। ज्ञापन पर भारतीय किसान संघ एवं ग्राम विकास समिति के पदाधिकारियों और ग्रामीणों के हस्ताक्षर भी किए गए। हमारा मुआवजा अटका हुआ है, इसलिए आए हैं यहाँ। बांदर सिंदरी हमारा गाँव है और आसपास के गाँवों के मुआवजा मिल चुका है और हमारा अटका हुआ है बांदर सिंदरी गांव का। तो एक तो आदान प्रदान वाला रुका हुआ है जिसमें 17,000 आता है और ये एक जो हमारी फसल जो है सारा खराबा हो चुका है, उसका कोई आया नहीं है अभी तक और सारे किसान दुखी है, परेशान है। हम किशनगढ़ भी जाके आए, मंत्री जी के पास भी जाके आए और एसडीएम साहब के पास किशनगढ़ भी जाके आए, अब कलेक्टर साहब के यहाँ आए और अब ये हमारी सुनाइयाँ होती है तो ठीक है, देखते हैं, वरना हम जयपुर तक भी कूच करेंगे। चना की फसल, मूंगा का मुआवजा, मूंगों का और गरीबार का। हाँ जी, नहीं अभी जा रहे हैं। श्री शास्त्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की ओर से राजपूताना के वीर रणबांकुरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जवाहर रंगमंच अजमेर में अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष एवं राजपूताना विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में अजमेर सहित विभिन्न जिलों से इतिहास प्रेमी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, युवा एवं आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। श्री शास्त्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की ओर से राजपूताना के वीर रणबांकुरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जवाहर रंगमंच अजमेर में अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष एवं राजपूताना विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में अजमेर सहित विभिन्न जिलों से इतिहास प्रेमी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, युवा एवं आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। गोष्ठी में राजपूताना के गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम और वीर योद्धाओं के योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य वक्ता इतिहास शिक्षक राजवीर चलकोई ने कहा कि राजपूताना की धरती ने ऐसे वीर सपूत दिए जिन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष की ज्योति प्रज्वलित कर राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमान और बलिदान का अद्भुत उदाहरण पेश किया। उन्होंने बताया कि 10 मई वर्ष 1857 को मेरठ विद्रोह के रूप में प्रथम सशस्त्र स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ माना जाता है, लेकिन राजपूताना के वीरों ने इससे पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र शस्त्र उठाकर स्वतंत्रता की अलग जगा दी और यह संघर्ष 1947 तक निरंतर जारी रहा। राजवीर चलकोई ने कहा कि 1857 से लेकर देश की आजादी तक जिन वीरों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उन्हें स्मरण करना और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हर नागरिक का दायित्व है। उन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह आउआ, गोपाल सिंह खरवा और जोध सिंह कोठारिया सहित अनेक ज्ञात अज्ञात वीरों के शौर्य और बलिदान का उल्लेख किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने कहा कि राजपूताना की गौरवशाली विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है।
स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्श आज भी समाज को राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान की प्रेरणा देते हैं। वहीं श्री क्षत्रिय युवक संघ के केंद्रीय कार्यकारी रेवत सिंह ने कहा कि राजपूताना का इतिहास केवल वीरता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मसम्मान, राष्ट्रभक्ति और जीवन मूल्यों की प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा, ऐसी विचार गोष्ठियां युवाओं को अपने गौरवशाली इतिहास से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने वीर स्वतंत्रता सेनानियों और रणबांकुरों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। क्षत्रिय युवक संघ का एक अनुषंगिक संगठन है क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन। वो विभिन्न विषयों पर अलग अलग समाज में अलग अलग विषयों पर काम करता है। इतिहास एक ऐसा विषय है जो हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। सबसे बड़ा शिक्षक यदि कोई होता है तो इतिहास होता है, और जो लोग इतिहास से प्रेरणा लेना बंद कर देते हैं उनकी प्रेरणाएं कुंद होने के बाद में वो समाप्त हो जाते हैं। तो हमारे इतिहास बहुत वृहद इतिहास रहा है हमारा, लेकिन एक धारणाएं इस तरह की बनाई गई कि आज़ादी के आंदोलन में राजस्थान का कोई विशेष योगदान नहीं रहा है, जबकि वस्तु स्थिति ये है कि अंग्रेजों से जो सशस्त्र संघर्ष हुआ है उस सशस्त्र संघर्ष में आज़ादी 1857 से पहले ही लगभग 1830-32 से ही राजस्थान से अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हो चुका था, और 1914-15 तक जब तक गोपाल सिंह जी लड़ते हैं तब तक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में अंग्रेजों से लगातार संघर्ष हुआ है। ऐसे जो हमारे सेनानी थे, जो रणबांकुरे थे, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया इस देश की आज़ादी के लिए, बाहर के आए हुए दुश्मन को यहाँ से भगाने के लिए, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनकी स्मृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनकी जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और उन सब से हमारे जीवन में भी इस तरह की प्रेरणा लेने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। किशनगढ़ के अराई क्षेत्र स्थित अपेक्षा इको सिटी में खेल और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब यहां अत्याधुनिक बॉक्स क्रिकेट क्लब के भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 70-80 के दशक की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी सोनिया बीजावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर अंडर 15 क्रिकेट खिलाड़ी रोशैल यादव ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। समारोह के दौरान अपेक्षा ग्रुप के एमडी मनोज अग्रवाल ने मुख्य अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह खेल भावना, ऊर्जा और उत्साह से सरोबार नजर आया। इसके बाद अपेक्षा ग्रुप की डायरेक्टर अपेक्षा अग्रवाल एवं मुख्य अतिथियों ने फीता काटकर बॉक्स क्रिकेट क्लब का विधिवत शुभारंभ किया। उद्घाटन के तुरंत बाद मुख्य अतिथियों ने खिलाड़ियों और उपस्थित लोगों के साथ क्रिकेट खेलकर शानदार प्रदर्शन किया, जिससे कार्यक्रम में मौजूद युवाओं का उत्साह दोगुना हो गया। मैदान पर लगे चौके, छक्कों और तालियों की गूंज ने पूरे माहौल को यादगार बना दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि अपेक्षा ग्रुप हमेशा से बेहतर गुणवत्ता और आधुनिक सुविधाओं के साथ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करता है। अजमेर के चाचियावास स्थित अपेक्षा सिटी की अपार सफलता के बाद अब अपेक्षा इको सिटी नई संभावनाओं, आधुनिक सुविधाओं और बेहतर विकास दृष्टि के साथ क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने जा रहा है। बॉक्स क्रिकेट क्लब का शुभारंभ भी युवाओं को खेलों से जोड़ने और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। कार्यक्रम में तेजपाल सारण, राजीव माथुर, सतीश अग्रवाल सहित अपेक्षा ग्रुप से जुड़े कई गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं प्रबुद्धजन मौजूद रहे। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और युवाओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया। आज हमने इको सिटी टाउनशिप के अंदर क्लब हाउस का इनॉग्रेशन किया है। इसके अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, बच्चों के खेलने के लिए जिम है, क्रिकेट ग्राउंड है और बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है। इन सब का हमने शुभारंभ किया है और टाउनशिप ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। तो सभी जो कस्टमर्स हैं उन लोगों को भी हमने आज यहाँ पर बुलाया है और सभी लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है और सभी लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। क्लब हाउस को, टाउनशिप की सारी फैसिलिटीज़ है, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सीमेंटेड रोड्स वगैरह सब कंप्लीशन पे हैं। तो लोग बहुत खुश हैं और ये देख के अच्छा लग रहा है। आज ये अपेक्षा टाउनशिप के लिए मुझे एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया है
और यहाँ पर ये स्पोर्ट्स के लिए जो इनका इंक्लिनेशन है और इन्होंने जो बच्चों को बुला करके उनको एक इनिशिएटिव लिया है कि ये बच्चे ग्राउंड तक आएँ और वो जो खेल रहे हैं उसका इनॉग्रेशन करने के लिए मुझे बुलाया था। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा स्ट्रगल करके एक अचीवमेंट मेरे ये हैं कि आई प्लेड क्रिकेट फॉर ऑलमोस्ट 15 to 17 ईयर्स। मैंने राजस्थान की कैप्टनसी करी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की कैप्टनसी करी है। आई वाज वाइस कैप्टन ऑफ सेंट्रल जोन टीम। मैंने रेलवेज को रिप्रेजेंट किया है, ऑल इंडिया कैंप्स रिप्रेजेंट किए हैं, अटेंड किए हैं। और आई वाज इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के राजस्थान एपेक्स काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम 29। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। अजमेर में ई रिक्शा चालकों पर कैरियर हटाने को लेकर हो रही चालानी कार्यवाही के विरोध में क्रांति सेना समिति एवं ई रिक्शा यूनियन ने जिला प्रशासन से राहत देने की मांग की। इस संबंध में सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चालानी कार्यवाही रोकने का अनुरोध किया गया। अजमेर में ई रिक्शा चालकों पर कैरियर हटाने को लेकर हो रही चालानी कार्यवाही के विरोध में क्रांति सेना समिति एवं ई रिक्शा यूनियन ने जिला प्रशासन से राहत देने की मांग की है। इस संबंध में सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चालानी कार्यवाही रोकने का अनुरोध किया गया। ज्ञापन में बताया गया कि यातायात विभाग द्वारा ई रिक्शा चालकों को चेतावनी दी जा रही है कि यदि ई रिक्शा की छत पर लगे कैरियर नहीं हटाए गए तो 1000 रुपये का चालान किया जाएगा। यूनियन का कहना है कि यह कैरियर चालक स्वयं नहीं लगाते बल्कि कंपनी द्वारा पहले से ही लगाए जाते हैं। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि ई रिक्शा में जब 4 सवारियां बैठती है तो यात्रियों का सामान रखने के लिए छत पर लगे कैरियर का उपयोग किया जाता है। यदि इन्हें हटा दिया गया तो यात्रियों के सामान रखने में परेशानी होगी और इसका सीधा असर चालकों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि ई रिक्शा यूनियन समय समय पर प्रशासन एवं पुलिस विभाग को यातायात व्यवस्था सुचारू रखने में सहयोग करती रही है। यूनियन ने पुलिस वेरिफिकेशन सहित कई व्यवस्थाओं में प्रशासन का सहयोग करने का दावा किया। इसके अलावा यूनियन ने बताया कि लगभग 7 से 8 माह पूर्व शहर में ई रिक्शा स्टैंड स्वीकृति के लिए विभिन्न स्थानों की सूची और फोटो सहित प्रस्ताव प्रशासन को सौंपा गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यूनियन ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ई रिक्शा चालकों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कैरियर हटाने की कार्यवाही और चालान प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए ताकि गरीब ई रिक्शा चालकों को आजीविका प्रभावित ना हो। हमारी मांगे ये साहब कि अभी यातायात पुलिस वाले क्या कर रहे हैं कि रिक्शा वालों को रोक करके बोल रहे हैं कि जो आपके ऊपर कैरियर है इसे हटाओ नहीं तो चालान होगा।
और 1,000 का चालान होगा। उसके अलावा अगर नहीं हटाया तो आपके लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है। इस तरीके से कई रिक्शा वालों को बोला है और कईयों ने डर के मारे हटा भी ली। हमने प्रशासन से मांग करी है कि जो ई रिक्शा के अंदर 4 सवारी जैसे बैठती, बाहर से जायरीन लोग वगैरह आते हैं तो थोड़ा बहुत लगेज ऊपर रखते हैं वो। अगर कैरियर, दूसरी बात यह है कि कैरियर ई रिक्शा वालों ने नहीं लगाया है, कंपनी से लगाया है। आरटीओ जब पास करता है तो वहीं बोले, या कंपनी वालों को हिदायत दे कि भैया ऐसे मत लगाओ। अगर बाहर से ई रिक्शा वाले तब लगाते तब तो इलीगल था। कंपनी से लगा हुआ आ रहा, आरटीओ देख रहा, वहाँ पास हो रही है गाड़ी, तब ये रोक नहीं रहे। अब ये इनको यहाँ रोक रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ई रिक्शा के अंदर 5-6 सवारियां भर रखी उसने और ओवरलोड अननेसेसरी सामान कर भर रखा है, उसका चालान करो, उस गाड़ी को सीज करो। हम उसके लिए पक्ष में है, बिल्कुल है, लेकिन हम इस पक्ष में नहीं है कि आप बिल्कुल ही कैरियर हटवा दो। दूसरा, हमने साहब के अंदर अवगत कराया है कि जो फिटनेस का इन्होंने पहले चलाया था अभियान आरटीओ वालों ने कि फिटनेस कराओ गाड़ी की। अब यहाँ अजमेर में कोई कर नहीं रहा है, नसीराबाद जा रहे हैं। अब 600 रुपये वैसे रेट है उसकी, 2500-2000 रुपये ले रहे हैं, रसीद भी नहीं दे रहे हैं। तो फिटनेस का, कभी फिटनेस के नाम पे ई रिक्शा वालों को परेशान करते हैं। अब ये नया इन्होंने चालू कर दिया है। अब थोड़े दिन बाद सुनने में आ रहा है, अखबार के अंदर आया है कि वो यहाँ रूट चालू करेंगे वृंदावन की तर्ज के ऊपर। अरे वृंदावन की तर्ज के ऊपर आप रूट चालू करोगे तो वहाँ कैरियर हैं, ये तो देखो पहले। आप हर चीज़ दूसरे की नकल तो करने में लगे हो आप। आज मेरे को स्मार्ट सिटी बताने में लगे हो आप। आज हम 1.5 साल से प्रयासरत हैं। हमने साहब को 5 से 6 लेटर दिए हैं, उसके अंदर पूरा अवगत कराया है हमने कि किस तरीके से हमने पुलिस वेरिफिकेशन पहले 950 रिक्शाओं के करवाए। हमारी ये मांग थी कि ऑटो प्लस ई रिक्शा जितने भी अजमेर में चल रहे हैं सबके पुलिस वेरिफिकेशन हो, जिससे कि जो आदमी का फोटो वगैरह सामने चिपका रहेगा तो किराए की गाड़ियाँ वैसे ही बंद हो जाएंगी। दूसरा, अगर रात में जैसे मान लीजिए कोई लेडीज़ है या बुजुर्ग आदमी है, वो ई रिक्शा या ऑटो में बैठा है, तो वो जो उसके ऊपर फोटो पूरा लगा हुआ है उसकी फ़ोटो खींच करके अपने घर पे भेज देगा कि मैं इस ऑटो में आ रहा हूँ, तो उससे वारदात की समस्या भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर कोई पुलिस कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। 950 ई रिक्शाओं का वेरिफिकेशन हमने हमारे जेब से पैसे लगा करके और टेंट लगवा करके 950 का वेरिफिकेशन करवाया। उसमें हमारी मदद की थी सीओ साहब ने, तो जो पूर्व में सीओ साहब थे उन्होंने हमारी अच्छी मदद की थी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। लेकिन अभी तक उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना ये सिर्फ कहते हैं कि यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित हो। अरे सिर्फ क्या ई रिक्शा वालों की वजह से जाम है क्या? अगर आपको ऊपर का कैरियर हटाने हैं तो टेम्पू जो चल रहे हैं रूट के ऊपर 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये तो जब वहाँ से आता है तो इसके ऊपर कैरियर होता ही नहीं है। ये तो 25-25, 50-50 किलो के कैरियर बनवा करके उसके ऊपर लगवा रहे हैं, वो तो हटवा ही नहीं जा रहे इनसे। ये बेचारे ई रिक्शा वालों को कहते हैं कि कोई गरीब है। अब वही वाली बात है कि गरीब की कोई सुनता नहीं है, इसलिए इनकी मांग लेकर के आज हम। हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र स्थित अलकनंदा कॉलोनी के एक शिव मंदिर से चांदी का नाग चोरी होने का मामला सामने आया। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों की पहचान कर उन्हें दबोच लिया। हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र स्थित अलकनंदा कॉलोनी के शिव मंदिर से चांदी का नाग चोरी होने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों की पहचान कर उन्हें दबोच लिया। समिति की ओर से मामले की शिकायत हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाने में दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में 2 संदिग्ध युवक दिखाई दिए। फुटेज के आधार पर पुलिस टीम ने दोनों युवकों की तलाश शुरू की और कुछ ही समय में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों से चोरी की वारदात को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उनका मेडिकल परीक्षण करवाया गया। इसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और चोरी किए गए चांदी के नाग की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों के खिलाफ पूर्व में भी चोरी, लूट और डकैती जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब उनके पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है और यह भी जांच की जा रही है कि कहीं ये अन्य वारदातों में तो शामिल नहीं रहे। ये दिनांक 22/2/2026 को परिवादी श्री रामविलास तिवारी ने थाना होकर उपस्थित रिपोर्ट की कि दिनांक 19/2/26 को अलकनंदा कॉलोनी में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, जिसके अंदर शिवलिंग के ऊपर एक चांदी का नाग था जो अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गए, जिसके संबंध में सीसीटीवी कैमरे देखे गए। संदिग्धों की डिटेन किया गया। 2 व्यक्ति हैं, जिन एक का नाम जुनेद खान सन ऑफ जब्बार खान, जाति चीता, उम्र 20 साल, निवासी मस्जिद के सामने ईदगाह कॉलोनी। दूसरा है शाहरुख पठान पुत्र श्री बिलात खान, जाति मुसलमान, उम्र 28 साल, निवासी चौर शहर मस्जिद के पास में, जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनको अभी माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। पूर्व में भी कोई है क्या इनके पूर्व प्रकरण है,
चोरी के डकैती के प्रकरण है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के पूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ स्वर्गीय डॉक्टर राकेश मेहला की स्मृति में डॉक्टर राकेश मेहला फाउंडेशन, राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन तथा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिवार के संयुक्त तत्वावधान में 11 से 15 मई तक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिताएं प्रतिदिन सायकाल आयोजित होगी, जिसमें चिकित्सकों के साथ उनके परिजन भी भाग ले सकेंगे। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के पूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ स्वर्गीय डॉक्टर राकेश मेहला की स्मृति में डॉक्टर राकेश मेहला फाउंडेशन, राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन तथा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर के संयुक्त तत्वावधान में 11 से 15 मई तक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिताएं प्रतिदिन सायकाल आयोजित होगी, जिसमें चिकित्सकों के साथ साथ उनके परिजन भी भाग ले सकेंगे। जेएलएन मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य चिकित्सकों के बीच आपसी सौहार्द, स्वास्थ्य जागरूकता और पारिवारिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता में क्रिकेट, कैरम, शतरंज सहित अन्य कई खेलों को शामिल किया गया है। आयोजन में बड़ी संख्या में चिकित्सकों और उनके परिवारजनों की भागीदारी रहने की संभावना है। प्राचार्य डॉक्टर सामरिया ने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर राकेश मेहला ने चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं दी। वे न केवल कुशल हृदय रोग विशेषज्ञ थे, बल्कि अपने सरल व्यवहार और मरीजों के प्रति समर्पण के लिए भी जाने जाते थे। उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए इस खेल का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। आयोजकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से चिकित्सकों को तनाव मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश भी दिया जाएगा। प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के पूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ स्वर्गीय श्री राकेश मेहला जी के पावन स्मृति में डॉक्टर राकेश मेहला फाउंडेशन, राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और जवाहरलाल नेहरू कॉलेज परिवार के सभी चिकित्सक और उनके परिवारजनों के द्वारा 5 दिवसीय डॉक्टर स्पोर्ट्स कार्निवल किया जा रहा है, जो 11 मई से शुरू होकर 15 मई को समाप्त होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे कैरम, क्रिकेट, शतरंज और टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंडोर आउटडोर गेम्स होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम खेल की भावना से इसको खेलें। जो स्ट्रेस आज डॉक्टर जी रहा है उसको कम करने के लिए फैमिली के साथ जिए, बातें करें और फिजिकल एक्टिव बने रहें। इसके तहत ये हमारा उद्देश्य है कि इस सभी तीनों संस्थाओं ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हर साल ये इस तरह के आयोजन होंगे, ताकि हमारे सारे जो चिकित्सक स्ट्रेस में रहता है, दिन भर काम में भागता रहता है और अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाता, एटलीस्ट ये 1 घंटा या 2 घंटे अपने गेम्स में लगाएगा तो परिवार के साथ भी बैठेंगे, दोस्तों के साथ बैठेंगे और स्पोर्ट्स के नई खेल की भावना जागेगी, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और सब बॉडी फिटनेस रहेगी। हमारा आज की आवश्यकता है, अभी भी चिकित्सक में नहीं, सभी को। आज सभी जॉब्स में स्ट्रेस भरा पड़ा है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या किसी भी बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो या आपका मीडिया वाला सेक्टर हो, सभी में स्ट्रेस भरा हुआ है। सुबह से शाम तक काम के पीछे भागते रहते हैं। हमारा स्वास्थ्य इसकी वजह से अफेक्ट करता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, फिजिकल इनएक्टिविटी भी इसमें काफी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से हम बीमार होते चले जाते हैं। बच्चे भी इसी तरह दौड़ रहे हैं, क्योंकि आज सबने मोबाइल के अंदर सारे गेम्स खेलते हैं, आउटडोर गेम बंद कर दिए हैं, इंडोर जो हम खेला करते थे वो भी कम कर दिए, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। सब अपनी साइकिलें छोड़ के मोटरसाइकिल, कारों पर आ गए हैं, जिससे फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई, पैदल चलना बंद कर दिया है। तो आओ हम सब मिलकर संकल्प लें, अपने जीवन में 1 घंटा गेम्स को दें, आउटडोर गेम्स को दें, शरीर को स्वस्थ रहें और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। ये गेम्स हमारे इंडोर स्टेडियम में होंगे, आउटडोर इंडोर 2 तरह के गेम्स होते हैं, जिसमें कैरम, बैडमिंटन, शतरंज, टेनिस, टेबल टेनिस सभी तरह के गेम्स रखे गए। हमारा पिछले भी 4 दिन कल ही समापन हुआ है क्रिकेट का और काफी अच्छा रहा है, उसमें एक्टिविटी काफी बढ़िया रही है, सभी ने काफी एंजॉय किया। इसमें भी सारी हमारी फैकल्टी मेंबर और उनके परिवारजन हिस्सा ले रहे हैं, जो बहुत जोश है सबने। पिछले साल के मतलब डबल जोश है आज इस बार, और मैं चाहता हूँ कि हर
फैकल्टी मेंबर इसे पार्टिसिपेट करें ताकि उनके परिवारजन आपस में मिल सके, बच्चे जाने एक दूसरे को और गेम्स की एक्टिविटी को जाने कि क्या होता है, ये स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक होता है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। शहर में महिलाओं को झांसे में लेकर गहने उतरवाने वाली वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के उसरी गेट इलाके में सामने आया, जहां दो शातिर बदमाशों ने एक महिला को बातों में उलझाकर उसके सोने के गहने उतरवा लिए। पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अजमेर शहर में महिलाओं को झांसे में लेकर गहने उतरवाने वाली वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के उसरी गेट इलाके से सामने आया है, जहां दो शातिर बदमाशों ने एक महिला को बातों में उलझाकर उसके सोने के गहने उतरवा लिए। पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार पीड़ित मीना देवी धोलिया उसरी गेट क्षेत्र से गुजर रही थी। इसी दौरान दो युवक उसके पास पहुंचे और बातचीत शुरू कर दी। बदमाशों ने महिला को किसी अनहोनी और सुरक्षा का डर दिखाकर गहने पहनकर घूमने को असुरक्षित बताया। बातों बातों में दोनों आरोपियों ने महिला को इस तरह भ्रमित कर दिया कि वह उनकी बातों में आ गई। इसके बाद आरोपियों ने महिला के सोने के झुमके उतरवा लिए तथा गले में पहना सोने का पैंडल भी उतरवा लिया। महिला जब तक कुछ समझ पाती, दोनों शातिर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद महिला को ठगी का एहसास हुआ तो उसने परिजनों को सूचना दी और क्लॉक टावर थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है, जिसमें दो संदिग्ध युवक महिला से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं वापस आ रही थी, यहाँ से उसरी गेट तेजा जी का मंदिर है, यहाँ से आ रही। रास्ते में दो जने मिले थे, मुझे बातों में उलझाया था शराब के ठेके के पास। यहाँ से फिर मुझे गली में ले गए थे। ले जाने के बाद और फिर मेरे से पता नहीं मेरे को क्या किया था, जो मेरे कानों के खुलवा लिए थे कानों, और ये मेरे पत्ती से काट लिया था। सोने का था। हाँ जी। हाँ? क्या बोला उन्होंने? अब मेरे को उल्टा सीधा पता नहीं क्या बोले थे, उस टाइम मेरा दिमाग ही नहीं चला। नहीं खाया मैंने कुछ नहीं था, मैं किसी का नहीं खाती, खाया मैंने कुछ नहीं। अच्छा, कैमरे फुटेज भी आ रहे हैं? हाँ जी, कैमरे में आ रहा है उनके। शिकायत दे दी आपने? हाँ जी दे दी। ये उसरी गेट थाना क्लॉक टावर। आपका नाम? मीना देवी। तो वो बदमाश पैदल ही थे या गाड़ी पे थे? पैदल ही थे। दो जने थे? दो जने थे। हुलिया मालूम है क्या उनका? हुलिया एक तो जीन्स पहन रखे था, शर्ट पहन रखा था, और एक जो चेक वाली पहन रखा था और टोपी लगा।
किशनगढ़ के गांधीनगर थाना क्षेत्र के कल्याणीपुरा सरहद इलाके में 8 दिनों से लापता युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने के बाद परिजनों को समय पर सूचना नहीं दिए जाने से नाराज ग्रामीणों और गुर्जर समाज के लोगों ने राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल के बाहर धरना शुरू कर दिया, जो देर रात तक जारी रहा। जानकारी के अनुसार गुदली गांव निवासी प्रदीप गुर्जर करीब 8 दिनों से लापता था। शनिवार को उसका शव कल्याणीपुरा सरहद क्षेत्र में मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में परिजन, ग्रामीण एवं गुर्जर समाज के लोग अस्पताल पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक सुरेश टाक भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। परिजनों का आरोप था कि शव मिलने के बाद उन्हें समय पर सूचना नहीं दी गई, जिससे लोगों में भारी रोष व्याप्त हो गया। स्थिति को देखते हुए गांधीनगर थाना पुलिस सहित अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। एसएचओ संजय शर्मा, सुरेंद्र सिंह, शंभू सिंह एवं भीकाराम काला सहित पुलिस अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर परिजनों और ग्रामीणों से समझाइश की। मृतक के परिजन, ग्रामीण और गुर्जर समाज के लोग अस्पताल के बाहर पूरी रात धरने पर बैठे रहे। फिलहाल पुलिस युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच में जुटी है। पूरे सर्व समाज के लिए चिंता का मामला है कि हमारी पुलिस ने हमें आश्वासन देकर 5 दिन तक रोका। आज गुर्जर समाज का इस मामले में लेके किशनगढ़ गांधीनगर थाने में सब लोगों को इकट्ठा होना था, पर परिवार के व्यक्ति को सीआई साहब ने फ़ोन करके और आश्वस्त किया कि हम शाम तक कोई न कोई खोज खबर कर लेंगे, आज मत करना। हमें पता है कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, इसलिए पुलिस ने अपनी ट्रैकिंग की और अपना टेक्निक अपनाकर इनको किसी तरह से रोक लिया। पर आज जब ये बॉडी मिली तो ना तो घर वालों को पता लगा, न घर वालों को मैसेज किया। मैं लगातार 4 दिन से मैं और ये किशन गुर्जर लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, पुलिस को सहयोग कर रहे हैं। उसके बावजूद हम दोनों में से किसी एक को भी पुलिस ने फ़ोन नहीं किया। पुलिस ने ये नहीं बताया कि साहब बॉडी मिल गई है, न हमें मौके पे बुलाया गया, न घर वालों को मौके पे बुलाया गया। ये संदिग्धता है, ये हमें बिल्कुल सरासर ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने कहीं मिलीभगत करी है। ये बॉडी वहाँ पे रोज़ अभी 2 घंटे पहले घर वाले वहाँ जाके देख के आए और अचानक वहाँ पे बॉडी मिलना, ये भी हमें संदिग्धता पे जाता है। और दूसरा, वहाँ जितने भी समाज के बच्चे खड़े थे वो मोबाइल सारे उनके सीज कर लिए। अभी भी पुलिस के पास मोबाइल है। और बॉडी गुदली गांव के बिल्कुल पास में मिली है। घर से मुश्किल से 700 मीटर की दूरी, 800 मीटर की दूरी पे बॉडी मिली। उसके बावजूद घर वालों को सूचना नहीं देना, चुपचाप बॉडी को उठा के लाके वाईएन अस्पताल में रख देना, ये समझ से परे है। और ये जांच का विषय है, ये पूरी तरह से जांच का विषय है और इसकी जांच भारत सरकार की बड़ी से बड़ी एजेंसी से करवाए। हम जब तक लाश को हाथ नहीं लगाएंगे, हम जब तक लाश को नहीं लेंगे, तब तक ये सब चीज़ों का खुलासा नहीं हो जाएगा। हमें इन सब चीज़ों की जानकारी चाहिए। क्यों नहीं घर वालों को बुलाया गया, क्यों नहीं वारदात जब लाश मिली तो परिवारजनों को सूचना दी, हमें सूचना नहीं दी। कोई बात नहीं, परिवार को सूचना देते जो 500 मीटर की दूरी पे वहाँ खड़ा था, तो ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ। सवाल ये उठता है उनके मोबाइल सीज क्यों किए, क्या जरूरत थी मोबाइल सीज करने की, और आज क्यों रोका गया। क्या पुलिस को पता था कि लाश आज वहाँ रख के हम बरामद कर लेंगे, क्यों आज रोका गया, इसका भी कारण है। अब क्या परिजनों की क्या मांग है, क्या चाह रहे हैं? परिजनों की मांग एक ही बात है, परिजनों की मांग ये है, परिजनों की मांग, अरे हाँ सर आप तो बोलिए। परिजनों की मांग ये है, बॉडी को जब उठाया गया वहाँ से, बॉडी को बरामद किया गया, पहली बात तो वहाँ 2 घंटे पहले बॉडी थी नहीं, अचानक बॉडी वहाँ कहाँ से आ गई। सेकंड, घर वालों को जब बॉडी उठाई गई, घर वालों को बुलाया नहीं गया। थर्ड, अभी तक भी घर वालों को सूचना नहीं दी है। इनको वैसे ही किसी के माध्यम से पता लगा और ये यहाँ आके इन्होंने देखा, और जब मैंने पुलिस से माननीय एसपी साहब से बात करी तब उन्होंने मुझे बताया कि हाँ बॉडी मिल गई है, बॉडी प्रदीप की है। अभी हमने तो तस्दीक भी नहीं करी है। थर्ड, मोबाइल सीज करने का क्या कारण है, ऐसी क्या वजह थी जिससे मोबाइल सीज करना पड़ा। ये समझा भी सकते थे क्योंकि हम तो हमेशा पुलिस के सहयोगी रहे। जब से वारदात हुई तब से पुलिस के सहयोगी, समाज भी रहा, हम सब रहे, हम सब इनको समाज वालों को समझाते रहे। बावजूद इसके किसी गरीब को प्रताड़ित करना, किसी समाज को प्रताड़ित करना, ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं है, पुलिस की वर्दी हमारी सुरक्षा करने के लिए बनी हुई है। तो बॉडी सर वही मिली है, उसमें भी कुछ है किंतु परंतु अभी हमें कुछ नहीं जानकारी दी गई है, हमें कुछ नहीं जानकारी दी गई है। बस इतना जरूर बताया, जब मैंने सीआई साहब से बात करी तो उन्होंने इतना बताया हमारे पास ठोस सबूत है। अब ठोस सबूत क्या है हम भी जानना चाहते हैं। क्या ठोस सबूत है? मोबाइल छीनने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? मोबाइल छीनने वालों को तो अभी पता नहीं लगा है, पर मोबाइल छीने गए हैं ये मुझे बताया गया है। तो अभी जवाब देंगे। मैंने दोनों सीआई साहब जो आए हुए तीनों, उनको बोल दिया है कि एक बार जानकारी करके मैं बताओ भाई रीजन क्या है और वो मोबाइल कहाँ है।
खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।